गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। इस उम्मीद और यकीन के साथ आज के अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन खैर खैरियत से होंगे। जुम्मतुल मुबारक है आज, और हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश होगी कि आपके दिन को मजीद खुशगवार और इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज होगा मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से, और आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे पुलिस एहलकार से जो रंगों की मदद से एक नई खूबसूरत दुनिया तख्लीक कर रहा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जहनी सेहत के बारे में और जानेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के खौफ और फोबिया से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ तालीम के आलमी दिन के हवाले से खसूसी और इंटरेस्टिंग यूनिक सेगमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सैयारों की परेड क्या होती है और इसकी हकीकत क्या है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हेल्थ सेगमेंट के साथ साथ शामिल है हमारा खुसूसी सेगमेंट कुरान एंड साइंस। तो ये सब देखने के लिए आपको आखिर तक हमारा साथ देना होगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए। मौसम की सूरत हाल जानते हैं। नजफ, बताइए। तो आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं ग्राफिक्स के थ्रू। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार है। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत -5 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नजर डाल लेते हैं आज़ाद कश्मीर पर। सयाहों की पसंदीदा वादी शदीद सर्दी की लपेट में है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा -2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। वादी कागान, नारान और शुगरान में बर्फबारी हुई है। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत -6 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 2 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान उकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर, बहावलपुर और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलोचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला सर्दी की लपेट में हैं। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। और अब आखिर में जिक्र कर लेते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 14
और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर, लाड़काना और गिरदो नवा में धुंध पड़ने की तवक्को है। वेदर अपडेट्स आपने जानी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। तो सियासी मंजरनामे में इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कल का दिन बड़ा अहम रहा। तहरीक इंसाफ ने अचानक से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जारी रहें और मामलात आगे बढ़ें, मगर हुकूमत ने 7 दिन में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया है और अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आईनो कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आज़ाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ जद्दोजहद को शुरू किया जाएगा। साहिबजादा हामिद रजा ने एक बार फिर एहतजाजी सियासत का इंदिया देते हुए कहा कि अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुज़ाकरात ख़त्म करने पर हुकूमत ने अफसोस का इजहार किया और पीटीआई को फैसले पर नज़रसानी का मशवरा दे दिया है। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे। ऐसा क्यों है कि मुज़ाकरात मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है? कुछ दिन ठहर जाएं, हमारा जवाब तो सुन लें। दूसरी जानिब पेशगोइयों के माहर सेनेटर फैसल वावडा भी मैदान में आए। दावा किया कि पीटीआई के ऐलान के बाद न धरना होगा, न मरना होगा, ना ही एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए बैरून मुल्क कुछ खत लिखेगी ताकि खाना पूरी हो जाए। मुज़ाकरात में डेडलॉक का नुकसान किसको होगा और आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान शेख रुखैल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। जानना चाहूँगी आपसे, जुडिशल कमीशन ना बनने पर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ का ये फैसला कितना दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ ने इससे इत्तफाक करके किया होगा ना कि जी ठीक है हमें मुज़ाकरात करने हैं। तो अभी आप इसका मंतकी इंजाम तो देखते हैं ना। और क्या कहती है, क्यों नहीं बनाना चाहती जुडिशल कमीशन, क्यों नहीं तरतीब देना चाहती? अब ये देखना तो पड़ेगा ना। और दूसरी बात ये जुडिशल कमीशन की जो बात है ना, जो आप तुम्हारे हैं, मेरे ख्याल में चूँकि जो इफेक्टिव पार्टी है वो तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है ना। और उसमें वो केस जो है कि सिविलियन लोगों का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं सुना जाता, वो पेंडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट में। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि जुडिशल कमीशन आप क्या करना चाहते हैं, किसका बनाना चाहते हैं? आपका जो वायदा सुना था वो तो ये था ना कि आप सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी उनको आप तैनात करें जुडिशल कमीशन 3 जजेस। अब कहाँ पे जाके आप बात ख़त्म हुई है? मेरे ख्याल में उस पे बहुत सारी चीज़ें जो थी उन पे इनको नज़रसानी करनी चाहिए। शेख साहब, आप कमीशन की बात कर रहे हैं तो पीटीआई ने कमीशन के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे, मगर हुकूमत ने मुकर्रर वक्त में कमीशन नहीं बनाया। आप मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखा ना, अब मैंने वही अब शेयर किया ना कि पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि जुडिशल कमीशन जो मैंने सुना था, जो मैंने पढ़ा था, जो मेरी नज़र से गुजरा था, वो था कि पीटीआई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके मुश्तमिल एक कमीशन बनाए। अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, मुझे इस बात में बड़ी अच्छे वैसे बट बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, जब तक अफेक्टिव पार्टी ऑन बोर्ड नहीं होगी आप कैसे अपना फैसला कर सकते हैं? उसका अंजाम तो यही होना जी एट द एंड ऑफ द डे, जो कि मेरे ख्याल में शायद बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। अब इसमें सारा नुकसान तो कीजिए हुआ ना, उनका नुकसान तो नहीं है। लेकिन शेख साहब, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर नज़रसानी का मशवरा दे दिया है। क्या बानी पीटीआई हुकूमत की दरख्वास्त पर कोई नज़रसानी करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, अगर तो अपने
वो मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो फिर ये नज़रसानी हो सकती है ना। वो या तो ये कह देना कि ठीक है हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील ले रहे हैं, अगर तो वो खुद कोई ऐसा मौक़िफ़ तैयार करते हैं जो कि नाक़ाबिले अमल है, फिर तो मामला ज़रा थोड़ा उलझ जाएंगे। और अगर वो ये कहते हैं हुकूमत ठीक है जुडिशल कमीशन बना दे तो उस पर पाबंदी नहीं लगाते, फिर मेरे ख्याल में शायद हुकूमत के लिए तो मुश्किल हो जाएगा पीछे हटना। बिल्कुल सही सर। मुज़ाकरात ख़त्म होने से हुकूमत और तहरीक इंसाफ में से आपको क्या लगता है किसको फ़ायदा होगा और कौन नुकसान उठाएगा? एक तो 9 मई का जो एपिसोड था वो गलत था, वो ठीक नहीं था, वो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने 26 नवंबर का मामला किया, वो सिर्फ बदतर था। और फिर उसके बाद आपने मौक़िफ़ से पीछे आगे एक वक्त तक कि आप ये कहते थे हम बात करने को तैयार ही नहीं है, फिर आप बात करने पर राज़ी हो गए, फिर आपने खुद ही ये इज़हार कर दिया कि हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं। और जब बात कर ली आपने, जब आपकी बात हो गई तो फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए था। आप अपने मौक़िफ़ से हट के हो थे, आप कमज़ोर तो आप पड़ गए ना फिर। इसलिए मेरे ख्याल में आप अगर ये बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा, अगर ठीक है तो फिर इसका सारा जो नुकसान है जी। वो तहरीक इंसाफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बताइएगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के लिए दरमियानी रास्ता कैसे निकल सकता है? आप एक सीनियर सियासतदान हैं, क्या मशवरा देंगे इस पर? असल में तो मशवरे की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर बता दीजिए, आप कमीशन जो बना रहे हैं किस मकसद के लिए बना, कि जो 9 मई का वाक़या हुआ वो नहीं हुआ, वाक़या तो हुआ और लोग मुलव्वस भी थे उसमें, क्या आप बना के क्या उसमें से निकालना कहते हैं? और अगर ऐसा होता तो आपको मेरे ख्याल में याद होगा कि जब ये कमीशन बन रहा था, ये मुज़ाकरात चल रहे थे, तो मिलिट्री कोर्ट से 80 लोगों को सज़ा। अब आप क्या समझते हैं, अगर फर्ज कीजिए आप कमीशन बना लेते हैं और कमीशन जब ऐसा करता है कि नहीं ये वाक़या तो हुआ ही नहीं, तो मेरे ख्याल में शायद सीहन गलत चीज़ है। वाक़या तो रोज़े रोशन के रहा है, यहाँ सामने है, बिल्कुल उसमें लोग मुलव्वस है वो भी सामने है। अब जमात में किस किस ने क्या रोल अदा किया वो भी तहकीकात में सामने आ गया, लोगों को इंस्टिगेट किया गया, लोगों को लाया गया। और ये बात याद रखें, जब कभी मॉब आता है तो फिर वो डिप्रे मॉब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी लीडर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक काम, तो वही वहाँ पे हुआ था। वो तो पैसे ही ब्लंडर था कि आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब आपके कीमती वक्त का, और आप तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे और अहम मशवरा भी सीनियर सियासतदान होने के नाते आपने दिया। आप देखना है कि इस पर कितना अमल किया जाता है। इसके साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पुलिस फोर्स का नाम सुनते ही ड्यूटी, नज़्म ज़ब्त और सख्त मेहनत करने वाले जवानों का ख्याल जहन में उभरता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉल्फिन फोर्स के एक ऐसे एहलकार से जो कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल जनाब, कहते हैं कि आर्टिस्ट बहुत नफीस और हसास तबीयत के मालिक होते हैं, जबकि एक पुलिस ऑफिसर अवाम की हिफाजत के लिए सारा दिन जुर्म और मुजरिम का पीछा करता रहता है। हमारे अगले मेहमान अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के साथ साथ मुसव्वरी के ऐसे शाहकार तख्लीक करते हैं जो देखने वालों के लिए हैरत अंगेज होते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉल्फिन पुलिस एहलकार से, सैयद जैन शाह से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जैन, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये, एक तो आपकी प्रोफेशन जो ड्यूटी है वो बहुत स्ट्रेट है, सीरियस है, सख्त सी है, और दूसरी तरफ इतना हसास काम, इतना खूबसूरत काम, कैसे दोनों को लेकर चल रहे हैं? मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनवाइट किया। पुलिस का जो पॉजिटिव चेहरा है वो आप आवाम के सामने लेके आ रहे हैं। मैं मोस्टली हर शो में यही कहता हूँ कि आप लोग मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया,
और सेकंड जो बात है कि हसासियत और स्ट्रिक्टनेस, एग्जैक्टली। यही चीज़ मुझे दूसरे आर्टिस्टों से थोड़ा सा मुनफरिद करती है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि एक आर्टिस्ट कैसे हो सकता है पुलिस वाला, या पुलिस वाला कैसे हो सकता है आर्टिस्ट। तो इसकी अगर हम एक बैकग्राउंड में जाएं तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मेरे वालिद साहब जो ना टेक्सटाइल ऑपरेटर थे एक मिल के अंदर, कलर मिक्सिंग का वो काम करते थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि तख्लीक के टाइम कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझ में फिट कर दी गई थी वालिद साहब की तरफ से। तो मैं सर ये बचपन से करता आ रहा हूँ। तो मुल्क में अलमिया कुछ इस तरह है कि एकदम इससे अर्निंग नहीं आती। अगर आप 5-10 साल पीछे चले जाएं हमारे इस मुल्क में, तो अब तो शुक्रिया आप जैसे मीडिया चैनल्स का, आप लोगों का, तो हाजिर कि हैं। आप लोग हाँ इस चीज़ को आप उजागर करते हैं और रोज़गार के मौके पैदा होते हैं सबके लिए। अच्छा शाह साहब, हमें ज़रा ये बताएं ना आप कि कहते हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, ये एक गॉड गिफ्टेड आपको सलाहियत है जो कि मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। इसको कहते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, निखार सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट को बना नहीं आप सकते। तो हमें ये बताएं कि आपको कब एहसास हुआ या कौन सा ऐसा जोहरी आपको मिला जिसने देख के बताया कि यार आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, आपको ये काम करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए? किसने एहसास दिलाया? बिल्कुल ऐसे ही है कि आर्टिस्ट बनता नहीं, आर्टिस्ट पैदा ही होता है। ये बाय बर्थ चीज़ होती है। तो मैं बचपन में जैसे सर जिस तरह बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक खेलते हैं, कोई कार्टून देखता है कोई, तो मैं ड्राइंग करता था, स्केचिंग करता अच्छा, था कलर्स के साथ बिल्कुल play करते एग्जैक्टली। तो मैं देखता था यार मैं इसमें थक नहीं रहा और ये बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो मुझे तब ही कहीं ना कहीं पता लग गया था कि यार आपका इसका इंटरेस्ट है। बिल्कुल ये काम मेरे लिए और मैं इसके लिए बना। अच्छा जैन, मुझे ये बताइए, जो मैं अभी नोटिस कर रही हूँ आपकी पेंटिंग के अंदर 2 मुनफरिद हैं और एक पेंटिंग मैं इस वक्त ऐसे देख रही हूँ जो 3D इफेक्ट क्रिएट करिए, इसके हवाले से हमें जरा डिटेल बड़ी बताइए। जबरदस्त पेंटिंग। मैं मेरे जो काम का मकसद है प्रॉपर उसके पीछे एक थीम है, एक मैसेज है। अच्छा, वो ये होता है कि मैं प्रॉपर अपने कैनवस के ऊपर लीफिंग करता हूँ जो कि गोल्ड की होती है। ठीक है। गोल्ड लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारा सुनहरी दौर था, गोल्डन पीरियड था, मैं उसको उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। सही। सेकंड, इस पे मैं जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाहौर की, पाकिस्तान की, वो मैं इस पे बनाता हूँ ताकि इसको प्रिजर्व कर सकूँ अपनी पेंटिंग में, और आने वाली जो जनरेशन है उसको पता चल सके हमारा जो आफ्टर सेपरेशन जो हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस मिली थी, आर्किटेक्चर मिला था, वो क्या था। तो मैं इसलिए अपनी पेंटिंग में जैन ये बताएं ना, ये पेंटिंग तो आपकी जनाब उभर के बाहर भी आ रही है अपने कैनवस से, इसके बारे में थोड़ा सा जरा हमारी ऑडियंस को बताएं। मुझे तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, ये प्रॉपर अगर कैमरे में नजर आ रही है। हाँ ये बताएं, ये वो देखे ना, उसी तरह से ये बाग हैं, उसी तरह से ये चीखें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा हाथ ना लगे इससे कि वो लटक रही हैं खिड़कियों से, और वो उसी तरह का जो माजी है ना वो याद दिला। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, ये क्या है, ये कौन सा आर्ट है? ओह सॉरी सर अच्छा सर, ऐसे है कि इसको हम ना थोड़ा रिलीफ वर्क कहते हैं। रिलीफ वर्क ऐसे होता है कि पेंटिंग की जो सतह होती है कैनवस से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, तो लोग तो मोस्टली पेंटिंग्स बना रहे हैं फ्लैट, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं कुछ यूनिक करूं, कुछ चेंज लेके आऊं। तो सर ऐसे ही इंसान ना पूरी लाइफ सीखता रहता है, तो मैं भी काम कर करके अपने और इस आर्ट वर्क का नाम क्या है? इसको हम गोल्ड लीफिंग रिलीफ वर्क कहेंगे। अच्छा, गोल्ड लीफिंग रिलीफ वर्क। रिलीफ वर्क ये थोड़ा सा ऐसे फील होगा कि जैसे आपने ओरिजिनल घर रख दिया है, या ओरिजिनल जो एक माहौल है वो आप दिखा रहे हैं। अच्छा जैन, मुझे ये बताइए, जब आपके डिपार्टमेंट को पता चला कि आपके अंदर ये फन है, मुसव्वरी का शौक है और आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या तासुरात थे, क्या सपोर्ट सिस्टम था आपके सीनियर्स का? बिल्कुल, पहले तो ऐसे है कि मैं जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ अगर मुझे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं अपनी स्केच बुक निकाल के ड्रा करने लग जाता। फिर मुझे इस चीज़ का भी शुभ होता था कि यार अफसरान देखे कोई इतराज ना करे, लेकिन ये टोटली इसके ऑपोजिट हुआ कि मेरे अफसरान को जब पता चला कि यार इस बच्चे में ये टैलेंट है, तो मुझे इतना अप्रिशिएट किया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात है। इसी बेस पे मुझे उन्होंने, मेरे जो आईजी साहब हैं और मेरे जो एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद साहब हैं, इन लोगों ने मेरा एडमिशन करवाया एनसीए। अरे वाह, जबरदस्त। मैं फीस भी इदारे की तरफ से? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन काम। मैं अपने आईजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और कह लें कि मैं ड्यूटी के बाद इवनिंग क्लासेस जाके एनसीए में लेता हूँ। तो ये मैनेज किस तरह करते हैं? ड्यूटी भी करते हैं, फिर आप पेंटिंग भी बनाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, तीनों चीजें किस तरह से? सर जुनून इसको कहते हैं। क्या बात है, वैसे अच्छा नाम आपने नींद कम करके इनके लिए आपने टाइम जो है ना वो ज्यादा निकाल लिया। ऐसे है कि जब तक मैं इसको करना लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। पैशन तो फिर यही है। बिल्कुल, लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक ड्यूटी करके आप जाते हैं
तो आप खाना खा के रेस्ट करते हैं। मैं जब तक अपना आर्ट ना कर लूं तो मुझे जबरदस्त। जैन जैन, ये इसी के बताएं, हवाले से पूछना चाह रही portraits थी, अब लोग तक कहते किसके बनाए हैं हैं और- आर्ट्स जो हैं आपके इमोशंस को प्रेजेंट करता है पेपर के ऊपर, और अगर आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, गुस्से के अंदर है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया है, आप पेपर पे उतारने लग जाए, क्या ये बात दुरुस्त है? एग्जैक्टली ये 110% ठीक है बात। और मैं ये समझता हूँ कि जो आर्ट है ये मेरे जितने कोलीग्स हैं पुलिस वाले उन सबको करना चाहिए। अब आप पूछे वो क्यों भाई, जैसे हम लोग ऑन रोड रहते हैं और डिफरेंट किस्म की हम पार्टीज को डील करते हैं, केसेस को हैंडल करते हैं, सो ट्रू। तो हमारे ना जहन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आर्टिस्ट जो देख रहा होता है वही कैनवस पे उतारता है। एग्जैक्टली उसको आप ऐसे है कि जब आप आफ्टर ड्यूटी आके कैनवस पे आप कलर्स ड्रा करते हैं, कलर से बातें करते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं, तो आपको अंदर से ना अच्छी वाइब्स आने लग जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि सारे दिन की जो थकावट होती है ना वो दूर हो जाती है। यानी ये आपके लिए थेरेपी का भी काम। बिल्कुल, लास्टली में ये mentally। बता दें कितने किस किस के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और कौन सा ऐसा जो आपका बड़ा फेवरेट है और जिसे बड़ा पसंद भी किया गया, बड़ी पसीराई में की? सर वैसे तो मैं लातादाद जो है ना पोर्ट्रेट्स बना चुका हूँ, जिनमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, हमारे पॉलिटिकल जो जितने लीडरान हैं उनके मैं सबके बना चुका हूँ। और लास्ट में मैंने जो हमारी सीएम पंजाब हैं उनकी वालदा का मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा, प्रेजेंट करने का मौका मिला? बिल्कुल मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे अफसरान की तरफ से वो अच्छा। उनको उन तक चला गया है। तो जबरदस्त। वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, वो मैम तक गया भी है और उनकी तरफ से उनके स्टाफ ने मुझे काफ़ी उनकी तरफ से मोहब्बत आई है और दुआएं दी हैं मुझे। क्या बात बहुत है, शुक्रिया जैन आपके वक्त का, और इसी तरह से आप इसी पैशन के साथ, जज्बे के साथ काम करते रहें सर। और आवाम की खिदमत भी करते रहें और अपना जो आपका शौक इसकी तस्कीन के लिए भी दिन रात जनाब एक करें। और तालीम तो आप हासिल कर ही रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। मजीद निखार Best आएगा आपके wishes काम। हमारी बेस्ट तरफ विशेष से। हैं हमारी तरफ से। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरह से एक पुलिस का पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए अफसरान बाला की जानिब से एक जो हमारे अहलकार हैं डॉल्फिन के, उनको किस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया, सराहा, मोटिवेट किया, बल्कि एडमिशन करवाया। तो यकीनन इससे उनके इदारे को भी फायदा हो रहा है। एक पॉजिटिव इमेज जिसकी पुलिस को बेहद जरूरत बहुत जरूरत है, वो भी आवाम तक पहुंच रहा है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, यही मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाए जाने वाले तालीम के आलमी दिन के हवाले से, जो 2019 से हर साल 24 जनवरी को इस मकसद के साथ मनाया जाता है कि दुनिया को तालीम की अहमियत के हवाले से आगाह किया जाए। इस साल का थीम है मसनूई ज़हानत और तालीम, खुदकार दुनिया में इंसानी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़। ये मौजू इस बात पर रोशनी डालता है कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम की इंसानी पहलू को कैसे महफूज रखा जा सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे तालीमी निज़ाम को कई चैलेंजेस का बल्कि कई मसाइल का भी सामना है। इक़्तिसादी सर्वे 2024 के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी सिर्फ 62.8% है और अफसोस की बात यह है कि मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। इसके साथ साथ माली वसाइल की कमी, गुर्बत और सरकारी स्कूल्स में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की किल्लत जैसे मसाइल तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुतासर कर रहे हैं। इन अहम चैलेंजेस पर बात करने के लिए और पाकिस्तान में तालीम के हवाले से दरपेश मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नेशनल डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर जिब्रान बलोच। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से सबसे पहले इस दिन की इम्पोर्टेंस को उजागर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, तो बताइए इस हवाले से। देखें जी, आपके पास तो जिंदा मिसाल अभी आपके शो के अंदर शाह साहब जो डॉल्फिन पुलिस बिल्कुल के साथी होके गए हैं। हाँ। मैं उनसे एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने बताया कि इंटर के बाद उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर ली, लेकिन उनके अंदर एक शौक था और उनको मौका मिला तो उन्होंने तालीम जारी रख ली। तो इस तरह बहुत से बच्चे और नौजवान हैं पाकिस्तान के अंदर जो अपनी तालीम पूरी नहीं रख पाते। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से महरूम हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जी। और ये एक सर्वे है जिसके मुताबिक हमें पता चला है, और लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इससे भी बहुत बड़ी तादाद है या नंबर है, इससे बड़ा है, जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब उसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारा एजुकेशन फ़ंड इतना कम है। 4% तो होता है हमारा GDP का, लेकिन उसमें से 1.9% फंड ही सिर्फ एजुकेशन के ऊपर लगता है। और इस एजुकेशन के अंदर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, हायर एजुकेशन, सब कुछ शामिल है। और पता चल रहा होता है घोष मुलाजिमीन भी इसी के अंदर हैं जरा। जी बिल्कुल। ये
तो मसाइल हर शोबे के अंदर है, लेकिन एजुकेशन के साथ तो ये बदकिस्मती है कि हुकूमत ने इसके ऊपर से हाथ उठा लिया है बिल्कुल और सही है। इसको एक अब एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है और जहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी है या स्टेट की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से स्कूल्स मैसर नहीं हैं, बिल्कुल। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर ने साहब यही मैं आपसे ही जानना चाह रहा था, ज़रा ओवरऑल बताइएगा बलूचिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान भर में कि अलखिदमत फाउंडेशन कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम कर रही है तालीम के मैदान में जदीद तक जो दौर के तकाजे हैं ना उनको जहन में रखते हुए। जी बिल्कुल, मैं आपको जदीद दौर के तकाज़ों के हवाले से भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारी कन्वेंशन तालीम है उसके हवाले से जो 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके लिए अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स के नाम से सेंटर्स बनाए हैं, जिसके अंदर घरों में काम करने वाली बच्चियों से लेके कूड़ा उठाने वाले बच्चे तक उनके लिए हमने सेंटर्स बनाए हैं, जहाँ पे वो 2-2.5 घंटे के लिए दिन में आते हैं और हमने एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत वो प्राइमरी की तालीम हासिल करते हैं और हमारा टारगेट होता है कि ज़बरदस्त। प्राइमरी का जब उनको सर्टिफिकेट मिले तो उसके बाद वो फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ वोकेशनल सेंटर्स काम करते हैं, तकरीबन 99 हैं अलखिदमत फाउंडेशन के जबरदस्त। पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वो मैंने बताया वो 86 हैं। फॉर्मल स्कूल्स हैं हमारे जहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती है, वो और 64 डॉक्टर साहब, हैं। कितने बच्चे इन तमाम इदारों में रजिस्टर्ड हैं इसके आपके साथ ही पास? हमारे आगोश और ऑर्फन सपोर्ट फैमिली प्रोग्राम है, तो ये सब मिला के तकरीबन 60,000 से ऊपर की तादाद बन जाती है जिन ज़बरदस्त। तक अलखिदमत बहुत फाउंडेशन खूब, बहुत तालीम प्रोवाइड कर रही है। और जो जदीद दौर के हवाले से आपने बात की है, AI है और बहुत सी इसमें चीज़ें। अलखिदमत फाउंडेशन ने रिसेंटली आपके इल्म में भी होगा बनो काबिल के नाम से जी बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका आगाज़ कराची से हुआ और इसके अंदर तकरीबन 32 IT के जदीद जो कोर्सेज हैं जो कि 3 माह से लेके 1 साल तक हैं वो करवाए जा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, आपकी राय जानना चाहूँगी, पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक के तलबा के लिए साइंस और आर्ट्स के अलावा साइंस एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं। आर्ट भी है उसमें। इस अमल दरामद को, ये जो इकदाम किया गया है तलबा के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी राय है इस हवाले से? देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये होता है कि अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके अंदर यकीनन उनकी तरफ से कोई मुस्बत सोच ही होगी, लेकिन ये तो जब वो उसकी अभी किताबें आएंगी, उसकी सारी चीज़ें आएंगी तब निसाब सब आएगा, आएगा। सिलेबस साथ-साथ आएगा, वो जो तो है फिर वो उस पता तरह के चलेगा। अब हायर करने पड़ेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे दिया है। अच्छा। साथ ही एक कोर्स ऐड कर दिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये वक्त बताएगा कि इसके अंदर हाँ, क्या इसके फ़र्क अंदर है क्या, डिटेल्स क्या और हैं? इसके साथ साथ एक और जो मसला है कि ऑलरेडी आप भी मैट्रिकुलेशन सिस्टम को जानते ही हैं, इतना ज़्यादा बर्डन है बच्चों के ऊपर कि वो चीज़ें सही नहीं चल रही। अब एक 150 नंबर का एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, जी। तो इसका मतलब है कि स्कूल का टाइम या तो बढ़ाएंगे या किसी और सब्जेक्ट में से टाइम लेके उसको देंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आगे देखने को चलिए, अभी टाइम तो भी इनिशियली बढ़ेगा, इसका ऐलान टाइम भी किया गया बढ़ेगा, और बिल्कुल। वक्त आने के हाँ। साथ साथ जो ये सही चीज़ें से। आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा कितना इफेक्टिव है। हाँ, बहुत शुक्रिया डिटेल्स डॉक्टर क्या साहब हैं। आपकी आमद का, आपके Thank वक्त का। you। बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने तमाम तर हमारा जो मौजू है इस पर रोशनी डाली। तो नाज़रीन, अलखिदमत फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम करिए, जिस तरह से बताया कि तकरीबन 60,000 से ज़ायद बच्चे उनके पास मुख्तलिफ इदारों में रजिस्टर्ड हैं, तो 2,62,00,000 बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं। तो इस तरह से अगर दीगर इदारे भी आगे आएँ और इनफरादी तौर पर भी लोग कोशिश करें तो ये 2,62,00,000 बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द ब्रेक। बिल्कुल उज़ैर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरा सवाल है अगले सेगमेंट पे इतना जाने जल्दी से पहले। break के बाद हाँ, फौरी मैंने जानना कहा चाहती आप हैं? अगले अच्छा। सेगमेंट पर जाएं, मैं आपसे सवाल पूछ लूं। चले पूछ लें। पूछ लें, हाजिर हूँ। हाजिर हूं मैं, अच्छा, आपको तैयार हूं। कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो? देखिए, हर इंसान के अंदर ना कोई डर, किसी को हाइट से लग रहा होता है, किससे किसी को डरते हैं? पानी से लग रहा होता है। आप किससे डरते मगर हैं? हम घुमाए देखें मत। चूंकि हम हैं मीडिया के लोग, हमारे पास बड़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे होते हैं। आप देख so रही होती हैं true। कुछ जंगों के और कुछ खुदकुशी की इस तरह Yes, की yes। फुटेजेस हैं, पिक्चर्स, खूनी हादसात हो रहे होते हैं। बच्चों की वो आप देखती हैं हलाकत की। सारिम की अगर बात करने कराची का,
तो इस तरह की जो खबरें है ना, इनसे बड़ा खौफ आता है, इसकी वजह से खौफ का शिकार ये होते तो हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द अक्सर ये देखते हैं कि लोग किसी खास माहौल, वक्त या चीज़ से गैर मामूली तौर पर खौफजदा हो जाते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, कुछ तन्हाई से, कुछ लोग हजूम से डर जाते हैं, कुछ लोगों में ऊंचाई से खौफ आता है और कुछ लोग पानी से डरते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर बात की जाए, किसी ना किसी जानवर या कीड़े मकोड़े से उनको डर लगता है। जैसे इसे आम तौर पे अगर कहा जाए ना, मेडिकल टर्म में फोबिया कहते हैं इसे। जी हाँ, खौफ और फोबिया में क्या फ़र्क है और क्या फोबिया एक नफ्सियाती मसला है या फिर ये जेनेटिक मसला है, और इससे छुटकारा किस तरह हासिल किया जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें पहले तो ये बताइएगा कि हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज़ का खौफ ज़रूर होता है। आमतौर पर हम देखते हैं लोग सांप से डरते हैं, कोई कुत्ते से डरता है। ये खौफ है या फोबिया, इसमें हम फ़र्क किस तरह कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। उज़ैर, जिस तरह आपने बताया कि आपको ख़बरों से डर लगता है, अब वो डर है, फोबिया नहीं है। फोबिया होता तो आप खबरें देखना अवॉइड करते, लेकिन आप खबरें देख रहे हैं। सही। तो ये डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ चीज़ों का डर हमारे अंदर मौजूद होता है। जिस तरह सांप सामने आएगा तो ज़ाहिर है हम डर के भागेंगे, शेर सामने आएगा डर के नहीं भागेंगे तो हम मर जाएंगे, वो हमें खा जाएगा। तो जो कुछ डर हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब वो डर इर्रेशनल हो जाता है और उसके साथ अवॉइडेंस आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो फिर वो डर एक बीमारी बन जाता है जिसको फोबिया कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इस डिजीज़ को देखा जाए कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं फोबिया जो है एक नफ्सियाती मसला है, कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इस पर ज़रा हमें तफसील पेश कीजिएगा। देखिए, हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। तो डेफिनेटली कि अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में फोबियाज की या कोई और मेंटल हेल्थ इशू है तो ये जेनेटिक भी होगा, इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अच्छा। है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंडीशनिंग। कि जिस तरह एक छोटे बच्चे को जब एक टीका लगता है अस्पताल में तो वाइट कोट के साथ, वो वाइट कोट वाला बंदा गीगा मॉल में भी देखेगा तो उसको खौफ शुरू हो जाएगा। तो कुछ कंडीशनिंग होती है और कुछ जेनेटिक्स होती है, वही जीन और एनवायरनमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा ये बता दीजिए कि फोबिया की कितनी मतलब स्टेजेस कह लें या कितनी इकसाम कह लें, टाइप्स कह लें, कितनी हैं, वजूहात और अलामात क्या हैं फोबिया की? अच्छा, जो मैंने अलामात तो आपको बताई ना, दो हैं, एक इर्रेशनल फियर और दूसरा अवॉइडेंस। अब जो टाइप्स की आपने बात की, ऐसी ऐसी अजीब टाइप्स हैं कि मैं आपको बताने बैठूं, लेकिन कुछ अच्छा। कॉमन बता देता हूं। जी, जी। जिस तरह हाइट फोबिया की आपने बात की, मेरे पास सोशल फोबिया वाले बहुत पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हम पढ़ाई में ब्रिलियंट हैं, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो हम अगले दिन अस्पताल या कॉलेज जाते ही नहीं। मेरे कई डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जिनको एग्ज़ाम फोबिया था, वो एग्ज़ाम के सुबह कपड़े के अंदर से कुंडियाँ लगा देते थे कि उनके कॉलीग्स दरवाज़ा खोल के भी उनको ज़बरदस्ती ना ले जाए। सिमिलरली वन ऑफ माय पेशेंट्स, शी वाज अ हाउसवाइफ, वो सारा दिन अपने हस्बैंड को आजकल कहीं जाने नहीं देती, उनका फोबिया ट्रिगर किया हुआ है। वो कहती हैं जी मुझे वही तन्हाई के फोबिया वाली बात। अच्छा। सिमिलरली मेरे पास एक कपल आया जिनकी शादी को 2 साल हो गए थे, उनको मैरिज कॉन्स्यूमेट करने का, जिनसी जिंदगी शुरू करने का फोबिया था ओह खातून को, और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास फिर रही थी और 2 साल के बाद उनको किसी ने मेरे पास भेजा, जी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, ये कोई गायनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकाइट्रिक ये आपका मेंटल इशू है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, हर इंसान किसी ना किसी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, खौफ का शिकार हो जाता है। फोबिया के हवाले से आपका ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ कैसा है, और आप किस चीज़ को देखकर खौफज़दा हो जाते हैं, या अगर कहा जाए आपको फोबिया किस चीज़ का है? आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात और सूरत हाल डेफिनेटली फेस करनी पड़ती होंगी, तो आपका फोबिया क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे बाद अब आपसे सवाल हो रहा है दूसरा। बिल्कुल, आई एम ओपन टू द क्वेश्चन। और मैं, बल्कि ये रिसेंट पास्ट की बात है, मैं ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, बहुत लंबे लंबे सफ़र भी जहाज़ पे करता हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने कंडीशनिंग की बात की, लास्ट ईयर कराची से आते हुए जो हमारी कौमी एयरलाइन है, उस पे 5-5 सेकंड के 3 डिप्स आए और जहाज़ में बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, औरतों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एक साहब थे, उन्होंने अजानें देनी शुरू कर दी और जब तक जहाज़ लैंड नहीं किया वो अजान देते रहे। उसके बाद अब तक जब तक मैं जहाज़ पे बैठने का सोचता हूँ, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मैं कहता हूँ कि झूठी हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कंडीशनिंग होती है और वो फिर बहुत ज़्यादा सबब बन जाती है खौफ का।
चलें डॉक्टर साहब, आपने तो अपना भी बता दिया, मैंने भी बता this दिया। is नजफ very से हम ना sad. ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेंगे अब इनका आप क्या है। नजफ से पूछें। चले नजफ, आप नहीं, बताएं। मुझे डॉक्टर साहब की इंसान- फरमाइश आई है। मुझे ना इंसानों से डर लगता है। डॉक्टर साहब इंसानों का खौफ भी है। इसका भी कोई हल तजवीज कर दें जो ये कह रही। अच्छा, मजीद आगे उसके लिए चलते हैं, ये क्लिनिक तो आना मजाक में होगी बात। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि फोबिया से निजात के लिए कोई मेडिकेशन स्पेशली आप लोगों को प्रेफर करते हैं, या आप थेरेपी सेशन के हवाले से बातचीत करते हैं? क्या आपका रद्द-अमल होता है इस हवाले से, रिकमेंडेशन? इसके 3 पार्ट्स हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। बायोलॉजिकल में हम कुछ दवाई देते हैं जब बहुत फियर इरेशनल होता है, मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई होती है, तो एक गोली जो हम सुबह के टाइम पे देते हैं जो सुलाती हरगिज़ नहीं है, वो बहुत काम करती है। फिर हम आते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से। मेरा एक पेशेंट था जिसने 2 साल से जुमा नहीं पढ़ा था, 3 हफ्ते की थेरेपी के बाद उसने मेरे साथ जुमा पढ़ा। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन साइकोथेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है। और फिर सोशल इंटरवेंशंस के घर वालों ने, अच्छा अवॉइडेंस का बड़ा नशा होता है। मुझे शदीद खौफ आया कि मैं अगर जहाज़ में बैठूंगा तो कुछ हो जाएगा, मैं जहाज़ में नहीं बैठा बल्कि जहाज़ से उतर के आ गया, एकदम रिलीफ मिला। इस रिलीफ का और खौफ जाने का बहुत नशा है। पेशेंट इस नशे का शिकार हो जाता है और घर वाले उसमें और खाद डालते हैं। तो सोशल इंटरवेंशन, डरते क्यों हो, अपना चेहरा अपने खौफ के अंदर देखो। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फोबिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कि किस उम्र के अफराद ज़्यादा फोबिया का शिकार हो जाते हैं, या किस एज में जाके ये फोबिया जो है वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? मेरे पास एक 7 साल का बच्चा भी आता है जिसको डेथ फोबिया है। उसने अपने नेबर की डेथ देखी, वो रिचुअल्स में इन्वॉल्व रहा, उसका जहन प्रोसेस नहीं कर पाया, घर वालों ने जिस तरह डेथ के बारे में उसको बताया तो उसको शदीद तरीके का डेथ फोबिया हो गया। अब 7 साल के बच्चे को डेथ समझाना ही मुश्किल है और उसके फोबिया को प्रोसेस करना एक और मुश्किल काम है। सिमिलरली यंगस्टर्स मेरे पास बहुत आते हैं सोशल फोबिया के साथ, 16-18 साल के बच्चे जिनको 4 लोगों में बात करते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए फोबिया होता है। एक 70 साल की अम्मा भी मेरे पास आती हैं जो बहुत रिलीजियस हैं, जो जहाज़ पे नहीं बैठ सकती, जो शदीद ख्वाहिश है कि उम्रे पे जाना चाहती हैं, और उनके साथ आजकल मैं काम कर रहा हूँ कि किसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के हवाले से हमें बताइएगा कि कोई एहतियाती तदाबीर है जिसको इख्तियार करके घर पर हम उन स्टेप्स को करके फोबिया से बच सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर लें उससे? जी, तो उसमें आपने एक तो काम ये करना है कि कुछ चीज़ों को कंडीशन नहीं होने देना, और कंडीशन होती है तो फ़ौरन प्रोसेस करें। अगर आप लिफ्ट में फंस गए हैं आज और बहुत शदीद खौफ हुआ है, उसके बाद जब लिफ्ट चलती है दोबारा उसमें एक दफ़ा जाके देख लें, वरना सारी ज़िंदगी के लिए खौफ लिंक हो जाए। फिर गहरे सांस की मशकों की मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि गहरे सांस की मशकों की आदत डालें, अपने आप को रिलैक्स करें मुख्तलिफ सिचुएशंस में। और अगर किसी और को फोबिया हो रहा है तो उसकी अवॉइडेंस में हेल्प मत करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता उस फोबिया को ओवरकम करने में मदद डालें, उसको खौफ का और अवॉइडेंस का नशा ना होने दें। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी आपने अहम बात की है कि आप उसको खौफ का नशा ना होने दें, अवॉइडेंस का नशा ना होने दें, और उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जब भी आप मौजूद होते हैं हमारे साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने का हमें मौका मिलता है। और जो जिन केसेस को डॉक्टर साहब ने डील किया होता है, वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं Oh ना, my वो God. बड़ा जबरदस्त होता है। और वो जैसे बड़ा कि आपने भी अपना पसंद एक्सपीरियंस करते एक हैं उसे। शेयर किया, वो बड़ा सीरियस इशू है फोबिया के हवाले से। और नाजरीन, इन्हीं के फोबिया के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, यही मजा आइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। आसमान हमेशा से ही इंसानी तजस्सुस का मरकज़ रहा है, और जब आसमान पर कोई ख़ास मंजर होता है तो ये ना सिर्फ साइंसी तहकीक का मौजू बनता है, बल्कि कई लोगों के लिए रूहानी और जज्बाती दिलचस्पी का बायस भी होता है। इसी तरह का एक हैरत अंगेज मंजर जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के वस्त तक देखने को मिलेगा, जब आसमान पर सैयारों की परेड होगी। जी हाँ जनाब, माहिर फल्कियात के मुताबिक सैयारों की इस परेड में शामिल ज़हरा, मुश्तरी, मरीख, साहल को इंसानी आँख से भी देखा जा सकता है, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस अनोखे और मुनफरद आसमानी मंजर का नज़ारा पाकिस्तान से भी आप देख सकते हैं। माहिरीन फल्कियात के नज़दीक सैयारों की इस परेड की अहमियत क्या है, ये दुनिया और इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात डाल सकती है, और मुख्तलिफ सितारों के तहत पैदा होने वाले अफराद पर इसका क्या असर होगा, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ज़ंजानी साहब, हमें ये बताएं पहले कि सैयारों की परेड दरअसल क्या होती है, और इस मंजर की अगर हम बात करें तो इल्म नजूम में इसे कितना हम समझा जाता है?
बहुत शुक्रिया आपका। सितारों की परेड यानी सियारों का एक ग्रैंड अलायंस होना, एक ही लाइन में इकट्ठे हो जाना, ये चीज़ें साल में एक दफ़ा होती हैं और नॉर्मली इसके इम्पैक्ट को अगर मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजिकली इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा इतना नहीं होता कि ये कहा जाए कि इस ड्यूरेशन के दौरान पैदा होने वाले अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे या बहुत ज़्यादा अनलकी होंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि इस जो परेड हो रही है इसके इन्फ्लुएंस के अंडर पैदा होने वाले अफराद के ऊपर इन प्लैनेट्स के जो असरात के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसके बीच में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम मून को भी लेते हैं, हम सन को भी लेते हैं। मून जो है वो अभी आजकल ख़राब चल रहा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कमर दर अकरब कहते हैं, यानी मून इन स्कॉर्पियो। मार्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, वो आज ठीक हुआ है। तो ये महीना और अगला महीना एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा महीना तस्वुर किया जा रहा है कि इसके तहत पैदा होने वाले अफराद या जो भी दुनियावी हालात हैं आप में उनको थोड़ा सा ठहराव महसूस होगा। जैसे दुनियावी एतबार से जंगो जदल चल रही है या लोग इकोनॉमी के हवाले से परेशान हैं, जॉब्स के हवाले से परेशान हैं, शादी ना होने के हवाले से परेशान हैं, तो हर इंसान को इन सियारों का एक लाइन में आ जाना कहीं ना कहीं बेनिफिट दे कर जाएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि कल या परसों से ही कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं कि लोग अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा। और ये अभी एंड ऑफ फरवरी तक चलेगा और वहाँ पे रहेगा। वहाँ तक लोगों को फरवरी का मंथ इस दफ़ा बहुत अच्छा आने जा रहा है तमाम ज़ोडिक साइंस। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, हमें ये भी बताइए कि इस तरह का ये जो मंजर है और इंटरेस्टिंग सीन जो है कितने अरसे बाद देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा कोई नज़ारा कब देखने को हमें मिलेगा? टाइम इंटरवल बेसिकली क्या है इसका? इसमें ऐसा है कि टाइम इंटरवल जो है अभी लास्ट ईयर भी ये हुआ था 2024 में, फिर उसके बाद 2023 में भी हुआ था, और ये जो साल का पहला अशरा होता है ख़ास तौर पे जनवरी से लेकर जून तक की मैं बात करूं तो नॉर्मली इस अशरे के अंदर ये प्लैनेट्स अपनी वो चाल चलते हुए डिग्री के एतबार से एक उस ख़ास अलाइनमेंट बनाते हैं कि ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और दोबारा से ये नेक्स्ट ईयर भी होगा या इस साल के एंड में दोबारा भी मतवक्को है। अच्छा, ये तो एक लाइन बन रही है जी। एक जगह ऐसी भी आ रही है मार्च के अंदर 29 मार्च, उस दिन सूरज ग्रहण भी लग रहा है और उस दिन 7 सियारे दोबारा से एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। वो डेट होगी थोड़ी सी नेगेटिव कि उसके अंदर ऐसा नहीं एक लाइन में नहीं होंगे, लेकिन आमने सामने से एक दूसरे को देखेंगे, एक ऐसी नज़र बनेगी जो कि डिफरेंट होगी और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। एक लाइन में आ जाना पॉजिटिव होता है, अगर एक दूसरे को आमने सामने से देखना, जैसे आप किसी जिरगे में बैठे हों या पंचायत में बैठे हों तो लोग आमने सामने होते हैं, तो प्लैनेट्स का एक दूसरे के सामने से आकर एक दूसरे पर वो जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या अपनी एनर्जीज को पास करना, वो थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अच्छा जंजानी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है, तो ये बताइए कि पाकिस्तान में रहने वाले किन तारीखों में और किस वक्त इस अनोखे मंजर का नज़ारा कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफराद जो हैं इन चीज़ों को, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो इसकी विजिबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको 27 जनवरी के बाद से नज़र आना शुरू होगी, जब मून अपनी ख़राब पोजीशन से निकल जाएगा। सही। और फिर उसके बाद 14 फरवरी तक आप इस चीज़ को देख सकेंगे, क्योंकि उसके बाद प्लैनेट्स की मूवमेंट चूँकि स्लो भी होती है, वो फिर अपनी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट कर लेंगे। तो बहरहाल 14 फरवरी तक उम्मीद है कि ये 27 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक, जहाँ की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। अब जैसे वीनस, आसमान पे 2 सितारे बहुत चमकते हैं, एक वीनस है और एक जुपिटर है, और एक रेडिश किस्म का सितारा हमें नजर आता है, वो मार्स है। तो ये 3 तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आपकी विजिबिलिटी आसमान की क्लियर हो तो आप इनको देख सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अली साहब, हमें ये बताइए, ये सैयारों की ये जो तरतीब है दुनिया पर अमूमी तौर पर क्या असर डाल सकती है, और क्या ये किसी खास तब्दीली या वाक़ये की पेशगोई करती है?
देखिए, ये परवरदिगार की इतनी बेहतरीन जो है वो क्रिएशन है कि निज़ाम कुदरत, सोलर सिस्टम जो है, इसका इतना इन्फ्लुएंस हर इंसान पे रहता है कि अगर हम सन ना हो तो इंसान हरकत करना छोड़ दे, मून ना हो तो इंसान महसूस करना छोड़ दे, मार्स ना हो तो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन जो है, इसी तरह हर प्लैनेट जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट और चीजें रखती हैं। ये वक्त जब आता है तो ये किसी खराबी को, चलती हुई खराबी के तसलसल को तोड़ता है और एक नए एरा का आगाज होता है, एक बेहतरी का आगाज होता है। बेहतरी। और ग्लोबली अगर मैं इसको देखूं तो ये तमाम अफराद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में, जैसे अगर एक सीजन आया उसमें बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को ये तोड़ता है। फिर अगले अशरे तक उन चीज़ों के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होती कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं को खराबी हो रही हो कुदरती तौर के ऊपर, उन चीज़ों को ये रोकता है, चाहे वो इंसानियत के हवाले से हो या वो नेचर के हवाले अच्छा से। संजानी साहब, फिर यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है, क्या इस CRV परेड का मुख्तलिफ सितारों के तहत पैदा होने वाले अफराद पर कोई ख़ास असर होगा? अगर होगा तो किस सितारे के लिए ये ज़्यादा मुस्बत या फिर मनफी हो सकता है? इसमें सबसे पहले तो मैं एरीज की बात करूं और स्कॉर्पियंस की बात करूं, चूंकि मार्स इस परेड में शामिल है, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद टॉरस और लिब्रा की बात करूं, चूंकि वीनस इस परेड में शामिल है, इनके लिए भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, और वीनस वैसे भी आजकल अच्छी जगह से ट्रांजिट कर रहा है। फिर उसके बाद मैं सेजिटेरियस और पाइसिस वालों की अगर बात करूं तो उन अफराद के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद मैं अगर बात करूं क्या कहते हैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉन की, इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लियोज वाले और कैंसेरियंस, ये दो ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए ये परेड जो है कोई बेहतर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये दो ऐसे ज़ोडिक साइन हैं, इनका ताल्लुक ऐसे प्लैनेट्स के साथ हैं जिनके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो इटसेल्फ खुद रोशनी देते हैं। एक सूरज है और एक चांद है, तो बाकी जितने ज़ोडिक साइन हैं इन दोनों को छोड़ के उन तमाम के लिए इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा संजानी साहब, अगर इसके असरात की बात कर लें तो जिस तरह से आपने बताया कि जिन सितारों पर मुस्बत रहेगा और जो दो हैं उन पर मनफी, तो किस तरह से इफेक्ट करेगा? मतलब उनकी कोई मैरिज लाइफ को, उनके कोई लव रिलेशन को, उनके कोई बिजनेस को, जॉब को, किस तरह से हेल्थ को लेकर? कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं तो इनकी हेल्थ है, इनकी लव लाइफ है, और फिर उसके बाद इनकी औलाद के मामलात हैं। अच्छा। खास तौर पे चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा होगी कि बच्चों की कोई बीमारी आ जाना, कोई परेशानी आ जाना। चाहिए कि वाइड चीज़ों का सदका अपना ज़रूर निकालें ताकि इसके बैड इन्फ्लुएंस से बचा बिल्कुल जा सके। ठीक। अली साहब, आपके राय लेना चाहेंगे मईशत और सियासत के हवाले से भी। सैयारों की इस हरकत का पाकिस्तान की मईशत और सियासत पर कोई असर पड़ सकता है? डेफिनेटली। देखें, इसके लिए पाकिस्तान का जायचा जब मैं देखता हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अब खुश होता हूँ अच्छा। कि अब उसका वक्त आ चुका है कि जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, हालात जो मर्जी हों, जैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के मामलात इस प्लानिटरी पोजीशन के बाद, और वैसे भी अगर ये पोजीशन नहीं भी रहती है, ये ख़त्म हो जाएगी चंद अरसे के बाद, तो पाकिस्तान जायचा इटसेल्फ एक अच्छे उसमें दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान ने अब ग्रो करना है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मार्च में थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। जून तक पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन डिस्टर्ब है। ये प्लानिटरी पोजीशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जरूर डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी। कि आप चाहे जैसी भी ब्रेकिंग न्यूज हो, लेकिन इकोनॉमी स्टेबल रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। वैनी शख्सियात जो भी आती रहे, मुल्क जो है ना वो तरक्की की पटरी पर रहेगा। ज़ंजानी साहब, ये बताइए कि लास्टली हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सियारों की इस परेड के दौरान क्या कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की ज़रूरत पड़ेगी? सियारों की इस परेड के दरमियान एहतियाती तदाबीर सिर्फ ये इख्तियार करनी है क्योंकि मून ख़राब चल रहा है। तो 3 दिन के लिए आज से लेके 27 तारीख तक की या 26 तारीख तक की मैं बात करूँगा कि कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको छोड़ दें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि 2-3 दिन जो हैं ये फ्रस्ट्रेशन के हैं, ये एंग्जाइटी के हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, बेचैनी के हैं, बेसब्रापन बढ़ जाता है जब मून स्कॉर्पियो के अंदर जाता है। तो वाइट कलर की चीज़ों का सदका दें, वाइट कलर के जो आप क्लोथिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें, पानी पीने का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें,
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जंजानी साहब आपके कीमती वक्त का, और बेहतरीन अंदाज में आपने हमें समझाया, हमारी ऑडियंस को भी, कि ये CRV परेड है क्या और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नाजरीन, इसी के साथ ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जब जिल्द या स्किन के मसले की बात होती है तो एक सवाल जहन में आता है कि ख़वातीन और मर्दों की जिल्द में क्या फ़र्क है और क्या इनकी जल्दी बीमारियां भी एक जैसी होती हैं। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की स्किन्स में डिफरेंट क्या है। बिल्कुल जनाब, ये सवाल का जवाब तलाश करते हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टॉपिक को ज़रा इन डेप्थ जाकर समझते हैं। मर्द और ख़वातीन के जल्दी अमराज किस तरह के होते हैं। तो आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर अमराज से जल्द डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक डाहा साहब को। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम आपको सुनो पाकिस्तान में। ये बताइए हमें कि ख़वातीन और मर्दों की जल्द में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या होता है और क्या ख़वातीन की जल्द मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसास होती है? थैंक यू वेरी मच मिस नजफ़ एंड मिस्टर उज़ैर। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वो ये सवाल करते हैं कि जी कि अगर कुछ ख़वातीन में बीमारियां हैं वो हम में क्यों नहीं होती, या कुछ मर्दों में हैं तो ख़वातीन में क्यों नहीं होती। लेकिन जो बीमारियां हैं स्किन की वो तो मिलती जुलती होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन जो उनकी स्किन है वो ये होता है कि जो मर्द हैं ये बाय नेचर अल्लाह ताला ने उनको सख्त और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो उनकी जिल्द थोड़ी सी सख्त होती है। और जो ख़वातीन हैं उनको अल्लाह ताला ने नर्म और नाजुक बनाया हुआ है, तो उनकी जो जिल्द है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अदरवाइज़ अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मतलब ये कि अगर किसी को सोराइसिस हुआ है, किसी को एक्जिमा हुआ है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये मर्द को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की या एस्थेटिक्स प्रोसीजर की, तो वो कंसर्न दोनों के डिफरेंट हो जाते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए या कॉस्मेटोलॉजी के लिए वो उनके डिफरेंट कंसर्न होते हैं। मर्दों के और होते हैं, ख़वातीन के और होते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, क्योंकि दोनों की स्किन टाइप जो है डिफरेंट है। मुझे ये बताइए, जल्दी बीमारियों की अगर हम बात करें तो मर्दों और ख़वातीन की जिल्द में कोई खासा फ़र्क जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और दोनों की अगर बात करें तो बीमारियों का शिकार कौन सी ज़्यादा स्किन जल्दी होती है? देखिए बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बताऊंगा आपको कि जो मर्द होते हैं वो थोड़ा सा लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, और ख़वातीन जो है ना वो बहुत टची होती हैं अपनी स्किन के बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में। दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर आउटर लुक, अपनी ब्यूटीफुल लुक, और उसके लिए बड़ा कंसर्न होती हैं। तो इसलिए मर्द मोस्ट ऑफ द चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर धूप में जाएंगे तो धूप में जाने की वजह से ना मिलाजमा, पिगमेंटेशन, हम आम ज़बान में उसको छायाँ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि छायाँ जो हैं वो ख़वातीन के चेहरे पे भी बन जाती हैं, मर्दों के चेहरे पे भी बन जाती हैं। लेकिन मर्द मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ख़वातीन जो है वो कंसर्न होती हैं, उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करती हैं। अगर कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, एस्थेटिक्स प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोसीजर कराती हैं, और मर्द इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मर्द के जो फेस है उसके ऊपर बेर्ड का आना या बालों का आना एक नेचुरल अमल है, और अगर नहीं आएंगे तो ये नॉर्मल नहीं होगा। आजकल ये देखा गया कि ख़वातीन के फेस के ऊपर भी बाल आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, जिसको हम फेशियल हेयर ग्रोथ बोलते हैं। उसकी फिर डिफरेंट रीजंस हैं। उनकी कोई बीमारी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या उनकी कोई डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। अब इसको देखें कि नॉर्मल फेस के ऊपर बाल आना मर्द के लिए नॉर्मल है, खातून के लिए नॉर्मल नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट कर देती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें एटीट्यूड का डिफरेंस है। एटीट्यूड इन अ सेंस कि मर्द थोड़ा कंसर्न कम शो करते हैं, ख़वातीन ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं, और ज़्यादा अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, फिर ज़्यादा इलाज मुआवजे की तरफ जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि आपने अपनी प्रैक्टिस में मतलब क्या देखा है, ज़्यादातर मर्दों और ख़वातीन की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो जल्द की कौन सी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और होती क्यों हैं, उनकी ज़रा रीजंस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रैक्टिस में चीज़ें आती हैं वो ये है कि जो ख़वातीन हैं वो फेशियल हेयर ग्रोथ के साथ आ रही हैं जी। अब फेशियल हेयर ग्रोथ खातून में नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हमें लेज़र करना पड़ता है, उसके लिए हमें गाइड करना पड़ता है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हमें ट्रीटमेंट कुछ डॉक्टर साहब आजकल तो बॉयज़ भी ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी एज है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी जो बियर्ड है या जो हमारी मूंछें हैं वो उस तरह से ग्रो ही नहीं कर रही, वो आ ही नहीं रही उस तरह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया कि अगर बियर्ड फेस के ऊपर नहीं आ रही मेल के ऊपर, तो वो भी एक एबनॉर्मल वो है फैक्टर है, और वो नॉर्मल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेल के फेस के ऊपर दाढ़ी का या बियर्ड का ना आना या बालों का ना आना ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और इस तरह से खातून के फेस के ऊपर बालों का आना एबनॉर्मल है।
तो इसलिए अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो खातून के जो अगर फॉर एग्जांपल वो आ रहे हैं हमारे पास कि जी कि उनके फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ है तो हम लेज़र उनको रिकमेंड करते हैं। साथ हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जी वेट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम PCOS हो जाता है और हेयर ग्रोथ मर्द हजरात को डॉक्टर साहब, हम मर्द हजरात का ये है कि फिर देन वी नीड टू रूल आउट कि जी उसकी रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि एलोपेशिया एरिएटा एक बीमारी है जिसकी वजह से फेस के ऊपर बाल नहीं आते। तो वो हम उसको फिर डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करके उसका फिर मेडिकेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। उसका कोई कॉस्मेटिक इस तरह से नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस इशू हो तो उसको फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मर्दों के मेन कंसर्न क्या होते हैं, मर्दों का मेन कंसर्न हेयर फॉल होता है। आपने भी अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है जो उनका हेयर फॉल हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर इन द लॉन्ग रन जाके वो बाल्ड हो जाते हैं, टोटल गंजापन आ जाता है। तो उसके लिए हम उनको डिफरेंट जो वो है ट्रीटमेंट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हम PRP कर देते हैं, हम उसमें उनको विटामिन्स और मिनरल्स रिकमेंड करते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। और अगर ये सारी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं और या फिर कोई हमारे पास इस सिचुएशन में आया कि उसके पूरा का पूरा सर खाली हुआ है तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमारे पास ये बड़ा अहम मसला है मर्दों का, तो जरा कोई टिप्स भी अगर आप शेयर कर दें। क्लिनिक तो चलें, जो विजिट कर लें वो तो फिर बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई टिप्स आप हमारे साथ शेयर कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये टिप्स की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी डाइट्स है ना, डाइट है। वैसे तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं इसको हम, जिसमें बाल गिरते हैं, वो हमारा एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कन्वर्ट होता है DHT में और वो फिर जाके ना हेयर फॉल की कॉज बनता है। लेकिन अगर हम अपने जो मिनरल्स और जो अपने हमारी वो है डाइट है उसको बेहतर रखें तो वो भी इसमें सपोर्ट कर सकता है कि ऐसा ना हो कि जी के जो अब देखें बॉडी का एक मैकेनिज्म है। हम अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर आप ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें खवातीन भी होती हैं मर्द भी होते हैं, तो उसके 2 से 3 महीने बाद आप नोट करें उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि जी वो मेल है या फीमेल है। उसकी रीजन ये होती है कि वो जो आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो बॉडी का ये इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो उसको सेव करके जो हमारे विसराज हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम सर्वाइव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स हैं, हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, वो उस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो फिर हेयर को नरिशमेंट कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हेयर फॉल स्टार्ट होता है। सब जब आप वो डाइटिंग जो आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे होते हैं जो लोग, वो फिर उसको जब तर्क कर देते हैं तो क्या फिर वो बाल वगैरह जो उनके गिर चुके होते हैं वापस आते हैं या फिर इट्स अ गॉन स्टोरी? देखें इसमें अब ये फिर दूसरे इसमें फिर अगेन मर्द और खवातीन में डिफरेंस आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि खवातीन के बाल रीग्रो कर जाते हैं, मर्दों के नहीं करते। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। डॉक्टर साहब मजीद आगे चलते हैं, मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह मौसम हमारे मूड पर असरअंदाज होता है, जानना चाहूंगी कि ये जो तब्दील होता है मौसम, सर्दी या गर्मी, हमारी स्किन को किस तरह इफेक्ट करती है? देखिए उसमें स्किन के ऊपर जो है ना, सर्दियों में और गर्मियों में स्किन केयर चेंज हो जाती है। मैं अगर बात करता हूँ सर्दियों की, करंट वेदर सीजन विंटर है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग वेदर ड्राई होता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसकी केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं जी आप मैक्सिमम मॉइस्चराइज रखें स्किन को, वाटर इनटेक बेहतर करें, क्योंकि होता क्या है कि इस दौरान नेचुरल वे में वाटर इनटेक कम हो जाता है, प्यास कम लगती है, लोग पानी कम पीते हैं। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वाटर इनटेक बेहतर रखें और स्किन को ड्राई ना होने दें, बार बार मॉइस्चराइज करें। अगर नॉर्मली आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लोशन इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो आप 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल करें ताकि स्किन के ऊपर क्रैक्स ना आए, स्किन फटे नहीं, और उसका क्या है कि स्किन डैमेज ना हो। दूसरा ये होता है कि इसमें एक नॉर्मल मिथ है कि जी सर्दियों में चूंकि धूप इतनी तेज नहीं होती तो इसलिए हमें सन ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बताना कि सन ब्लॉक जो है वो आपको गर्मियों दोनों में जरूरत होती है। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जी कि सर्दियों में सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम होती है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जी सन ब्लॉक को आप 3 से 4 मरतबा ना लगाएं, 1 से 2 मरतबा लगा लें। गर्मियों में फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप बार बार लगाएं, ताकि क्योंकि सन ब्लॉक की भी सन रेज को ब्लॉक करने की सर्टेन कैपेसिटी होती है, कोई 2 से 3 घंटे बाद लूज कर जाता है वो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसको बार बार रिपीट करें। गर्मियों की बात अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सर्दियों की बात करते ये भी बता दें कि हम ये देखने में आया कि जो खवातीन की जिल्द है ये उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा जल्दी झुर्रियों का शिकार हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो खवातीन किस तरह से इसको बेहतर कर सकती हैं? देखिए उसमें खवातीन का क्या होता है, खवातीन के ना लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, उनका वाटर इनटेक बेहतर है, स्लीप बेहतर है, लाइफ में एक्सरसाइज है, सन एक्सपोजर कम है, तो वो क्या होता है उनकी स्किन के ऊपर इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आते। और दूसरी बात ये होती है कि रिंकल्स की आने की रीज़न ये भी होती है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनके फेस पे रिंकल्स जल्दी आते हैं,
जो लोग जिम करते हैं, तो जिम करते हुए आप देखें कि जब भी हम क्या करते हैं, वेट ज़्यादा लिफ्ट करते हैं तो फेशियल मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे भी इलास्टिसिटी लूज होती है। उसकी वजह से भी आप देखें कि जिम वालों के फेस के ऊपर अक्सर रिंकल्स आए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये है कि जो लोग नियर टू सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग हिली एरियाज में रह रहे होते हैं, उनके फेस के ऊपर जल्दी रिंकल्स आते हैं, क्योंकि उसकी रीजन क्या होती है कि वो सन के करीब होते हैं और वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज करती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह से उनकी फिर स्किन की जो है इलास्टिसिटी लूज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, उनके फेस के ऊपर जल्दी रिंकल्स आते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का हमें मौका मिला। स्किन के हवाले इस तरह आप अपनी स्किन को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी की तरफ। जी हाँ, तो खबर शामिल करते हैं जनाब। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में आपको बताते हैं। अब जनाब, जब आप किसी रील को लाइक करेंगे तो आपके वो दोस्त जिन्हें आप फॉलो करते हैं और वो भी आपको फॉलो करते हैं, उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी वीडियो पसंद की है। बिल्कुल, और ये ऐसा ही है। और इसका मतलब ये है कि जब आप इंस्टाग्राम की रील टैब में वीडियोस देख रहे होंगे तो वहाँ नीचे एक छोटा सा दिल आपके दोस्त की प्रोफाइल की तस्वीर का होगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपके दोस्त ने ये वीडियो को लाइक किया है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि आपकी पसंदीदा रील्स सिर्फ वही लोग ये देख सकते हैं जिनके मुतालिक अगर हम बात करें, जिनके साथ आपका म्यूचुअल फॉलो का ताल्लुक है, मतलब आप भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी अजनबी आपकी लाइक्स को नहीं देख सकता। इस बात से आप जो है ना बेफिक्र हो जाएं जरा। और इसके अलावा अगर आप अपनी लाइक्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे जाके प्राइवेसी को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसको, जिसके बाद आपकी ये जो लाइक्स हैं जो आप वीडियोस के नीचे कर रहे होंगे उसको कोई नहीं जान पाएगा। तो यकीनन आपके ज़हन में जो परेशानी थी नजफ ने वो आजमूदा हल जो है ना वो आपको बता दिया। अब आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगली खबर क्या है नजफ, वो बताएं। बिल्कुल, एक और खबर शामिल करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है वीडियो, जिसके बारे में यकीनन आपने भी देखा होगा और आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। इस वीडियो में पाकिस्तान की सड़कों पर टेस्ला का मशहूर ज़माना साइबर ट्रक दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद अक्सर लोग हैरान हो गए और आखिर उन्होंने सोचा कि ये साइबर ट्रक पाकिस्तान में कब और कैसे पहुंचा। लेकिन इस वीडियो की हकीकत अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल जनाब, वीडियो सामने आने के बाद जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि ये टेस्ला का असल साइबर ट्रक नहीं है, यानी ये कोई इम्पोर्ट नहीं हुआ। वैसे तो टेस्ला की कुछ गाड़ियां सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन ये ट्रक अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि ये गुजरांवाला के एक बासलाहियत इंजीनियर हैं, उनकी ये तख्लीक है, जिसने अपनी वर्कशॉप एक मकामी गाड़ी को मॉडिफाई करके उसे बिल्कुल टेस्ला साइबर ट्रक जैसा बना दिया। तो दरअसल गुजरांवाला के इस इंजीनियर ने ये गाड़ी एक क्लाइंट की फरमाइश पर तैयार की और मकामी वसाइल और महारत का इस्तेमाल किया गया इसमें, और गाड़ी को ऐसी शक्ल दी कि देखने वाला तो जनाब धोखा खा ही जाता है पहली नजर में। बिल्कुल, वैसे उज़ैर ये वाकई बड़ी अमेजिंग और खूबसूरत बात है कि पाकिस्तानी टैलेंट किसी से कम नहीं है। इसी बात का तो सबूत है वो कितने डॉलर्स का वो ट्रक है और आपने उसका रेप्लिका बना के दिखा दिया। लोगों को हैरान कर दिया। हम लोग जो है पाकिस्तानी अवाम महदूद वसाइल के बावजूद ऐसा कारनामा अंजाम देती हैं कि दुनिया को हम हैरान अच्छा, दुनिया का तो मुझे हैं। पता नहीं, मैं तो हैरान हुआ देख के, लेकिन अगर एलोन मस्क साहब ये देख लेना तो वो हैरान के साथ परेशान भी होंगे, परेशान हो जाएंगे और कहीं थोड़ी देर के लिए गिर जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप भी इस बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पहले देखिए और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में नीचे जाके इस वीडियो के हवाले से अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जनाब वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह वो आपको गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो बता रहे हैं कि जनाब ये इसका हमने बोनट खोला और किस तरह से हमने इसके अंदर जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की हैं। तो जनाब पहली नजर में तो यही गुमान होता है, फीचर्स वो वाले नहीं हैं, लेकिन देखने में हूबहू ये ट्रक वैसा ही मजा आएगा मतलब आपको देखकर। तो इसी मजे के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब की तलाश हमेशा जारी रहती है। ऐसा ही एक सवाल, रूह की हकीकत क्या है और क्या हम इसको देख या महसूस कर सकते हैं, या एक महज एक तस्वुर है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में सदियों से फ़लसफ़ी, साइंसदान और मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते आए हैं। हर मज़हब और हर फ़लसफ़े ने रूह के इस राज को अपने तरीके से बयान करने की कोशिश की है। आज हम भी इस सवाल का जवाब जानने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कारी साहब, सवाल आपसे ये है कि रूह की हकीकत क्या है और क्या रूह को वाकई हम महसूस कर सकते हैं या ये सिर्फ एक नज़रियाती ख्याल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम से ये सवाल बाकायदा कुरान करीम में डिस्कस है। कुरैशी गए यहूदियों के पास अच्छा, और कहा कि हमें कोई ऐसा सवाल दो कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें और वो उलझ जाए। उन्होंने, ये यहूदियों ने बाकायदा सवाल दिया कि इनसे पूछो कि रूह क्या है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त ये सवाल किया गया, यकीन करें कि वही जवाब दो जो अल्लाह ने जवाब दिया है, क्योंकि तख्लीक अल्लाह की है। भैया सालूना कानी रूह कुल रूह मिन अमरी रब्बी, ये अमरे रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है और हयात है। और इसके साथ साथ दूसरा सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के गैबों में से एक अल्लाह का गैब है, अल्लाह की मखलूक़ात में से एक अल्लाह की मखलूक है। अब रही बात दो चार लफ्ज़ जो हमें बड़े उलझाते हैं, उसको भी हल कर रहे हैं साथ ही। एक का रूह, एक का नफ्स, एक का कल्ब, और एक का शऊर, और एक का अकल, और एक का मख्फी राज और सिर, जिसके खफी अखफा इस तरह के लोग लफ्ज़ों से बड़े बयान करते हैं। रूह और नफ्स को देखा जाए तो नफ्स बसौकात जिस्म के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है और रूह के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है। मसलन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है। और इसी तरह कुरान करीम की दूसरी आयत अखरिजू अनफुसाकुम, अपने नफ्स को निकालो। और तीसरी आयत है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना तू अपने रब की तरफ सफर कर। अब जिस्म तो इधर ही है, गोया कि रूह और नफ्स के मुतल्लिक उमूम व खुसूस की निस्बत से भी है, और असल रूह ही वो अल्लाह का अमर है। रही बात ये कि इधर ही दोनों चीजें हम लेके चल रहे हैं। रूह के मुतल्लिक कहना ये वक्ती तौर पे निकलती है और फिर उसके बाद दोबारा आ जाती है जिस्म में, जैसे कहा सोते वक्त नहीं, वो तो है, लेकिन मुर्दा की हालत में, ठीक है, मुर्दा की हालत में, जैसे बाद औलिया की तरफ, बाद अंबिया की तरफ मंसूब किया जाता है। हम कुरान करीम से पूछते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत वाक़ई हुई और दाब्बातुल अर्ज़ ने बकायदा आगाही दी कि जिस वक्त वो गिरे हैं वहां तो जाके आई नहीं है वापस। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर जुमेरात को रूह आती है। तीसरी बात यह है कि रूहों से मुलाकातें हम करवाते हैं। चौथी बात यह है कि रूहों के साथ मेल जोल और बाकी मामलात जो है। इसी तरह पांचवी बात यह है कि रूह कोई चीज ही नहीं है। छठी बात यह है कि रूह एक शऊर का नाम है। सातवीं बात यह है कि रूह एक सुकून का नाम है। ये सारे वो ख्यालात, नजरियात, जैसे आपने कहा, असल इसका जवाब मिन अमरी रब्बी है। बाकी फिर उसके बाद इस तरह भी गए। अरवाह के 5 आलम हैं, 5 आलम हैं अरवाह के, रूह के। अब पांचों से वो गुजर के जाती है। सही। हमारे लोगों ने रूह जमादाती रूह, नबाताती रूह, हैवानी रूह, इंसानी रूह, पत्थर, ये सारी खेल तमाशे हैं। रूह के 5 आलम है। नंबर 1 आलम अरवाह है, और इसको कुरान करीम ने डिस्कस किया है। अलस्तु बि रब्बिकुम जी। आलम अरवाह रूह को याद नहीं है। उधर से फिर दूसरे नंबर पे जहां रूह आती है वो है आलम रहम मदर, माँ का रहम जो है, जिसको कुरान करीम ने डिस्कस किया, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन। मैं तो हर जुमले पे आयत पढ़ता जा रहा हूँ ना। जो आदमी ये दावा करता है ये नबाताती है, हैवानी है, वो साथ साथ आयत और कुरान की हदीस और कुरान सुन्नत से कोई बात नहीं करता। मैं तो हर बात पे जुमला वो बात करता जा रहा हूँ। सही। और इसी तरह तीसरी जो आलम बरज़ख है, और ये याद रखें जब आलम अरवाह में थी तो आलम दुनिया में नहीं थी, और आलम दुनिया में थी तो आलम रहम में उस तरीके से वो नहीं थी। मसलन मुझे आपको शऊर नहीं है जी। गोया कि आलम अरवाह है, आलम रहम मदर है, और तीसरे नंबर पर आलम दुनिया है, चौथे नंबर पर आलम बरज़ख है, 5वें नंबर पर आलम आखिरत है। और कुरान करीम के अलावा, आज इस्लाम के अलावा कोई मजहब इसको डिस्कस नहीं करता। अगर करता है तो गलत करता है। मसलन हिंदुइज्म में बाकायदा इसको जिक्र किया गया कि वो कहते हैं कि असल में रूह होती है, और रूह उसके बाद जिस वक्त बंदा मर जाता है ना, मरने के बाद वो किसी और में मुंतकिल हो जाती है। मसलन अगर अच्छा है तो अच्छे जानवर में या अच्छी चीज में, और अगर बुरा है तो कुत्ते में,
सुवर में, तो बिल्कुल वो और प्रोफेसर लोगों ने साहब, यहाँ इसके पे यही ड्रामे सवाल पैदा होता है जी। कि रूह की उम्र क्या है? क्या ये हमेशा रहती है या देखें, रूह का जो जिस्म जब बना है उसके जी। बाद रूह को डाला गया। ठीक अब है। वहां कुरान करीम के आयत वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ने अपनी तरफ इसकी निस्बत की है कि मैंने अपनी रूह फूंकी। अब रूह फूंकने में अगर तो अल्लाह की तरफ निस्बत का लफ्ज़ ही लेना है तो कुरान करीम के 20 लफ्ज़ मैं पेश करता हूँ, उसका भी माना लेना। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, तो क्या अल्लाह ऊँटनी पे सवार होता? नाउज़ुबिल्लाह। बैतुल्लाह, अल्लाह बैतुल्लाह में वहां रहता है, अल्लाह तो अर्श में रहता है। बात समझ रहे? इसी तरह दीगर जो कुरान करीम की आयात हैं वो तमाम देखा जाए तो वहां सिर्फ निस्बत तशरीफी है। रूह की उम्र का देखा जाए तो एक तरफ से जब आती है, मसलन बदन की हयात बनती है, बदन की जिंदगी बनती, ज्यों ही बदन से निकलती है तो वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, आलम बरज़ख में चलेगी। सही। पहले आलम रवा में आई, फिर आलम जो ना वो रहमदर में आई, फिर आलम दुनिया में आई, और फिर चौथी स्टेज आलम बरज़ख। अब बरज़ख में वहां फिर 2-3 चीजें हैं। वहां ये है कि जो अच्छी रूह है उसके लिए सातों आसमान के दरवाजे खोल दिए अच्छा, जाते ये हैं। भी एक डिबेट है कि रूहें नेक होती हैं, बद हाँ, होती रूह- हैं, ये क्या, इस पे भी जरा थोड़ी सी देखें, पता बात क्या, करें। हमारे लोगों ने रूह को लफ्जी तौर पे डिस्कस किया है सही। और इस्लाम और रसूल कायनात ने रूह को बकायदा बनाकर नेक बनाने की कोशिश की है। क्या बात है, इस्लाम बहुत खूब। सारा रूह पे खड़ा है। तकवा रूह का तल्लक है, इखलास रूह से तल्लक है, आपका जो ना वो एहसान रूह से तल्लक है, ईमान का तल्लक रूह से है। साइंस और फलसफा ये मादा और जिस्म पे खड़ा है, इस्लाम रूह और जिस्म दोनों पे कारी खड़ा साहब, है। अभी आपने साइंस की बात की है, मुझे ये बताइए, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी रूह या स्पिरिट की हकीकत को अब तक किस हद तक कामयाब हो चुके हैं? नजरियात उसको- और देखिए, फलसफों को भी शामिल कर लें अगर। इनका मौजू है ये हवास से खमसा से चलते हैं, अच्छा। यानी ऑब्जर्वेशन से चलते हैं, और आपको पता है कि रूह नजर ही नहीं आती। हत्ता कि आप देखें, ना मैं महसूस होनी है, ना इंटेंजिबल नजर है, आनी। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी जो है ना, ताकि ये भी मैं कुछ बड़ी बात ना कर जाऊं तो वो जी। ये है कि जो दिल है ना, दिल उसके अंदर भी रूह आती है, लेकिन वो लोथड़ा है। वो जिस वक्त बंदा मरता है तो जिस्म और दिल इधर ही रहता है, रूह ऊपर चली जाती है। तो साइंस ने डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन उसने शऊर के साथ, फलसफे ने भी शऊर के साथ, और इसी तरह तस्कीन के साथ या नफसी ख्वाहिशात के साथ ये डिस्कस करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है वो रूहानी है नहीं, लिहाजा रूह के मुतल्लिक उनकी बात कोई भी नहीं मिलती। इस्लाम जितनी भी बातें करता है वो कहता है तेरा जिस्म जितना भी गंदला मैला और जितना भी मसाइल का शिकार हो जाए, तेरी रूह पाक होनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल। आप जैसे रूह अल्लाह से ली है वैसे वापस करो ना, बल्कि उससे खूबसूरत बना के करो। आप उसको, रूह को तकवे से मुदय्यन करो, रूह को इबादत से मुदय्यन करो, रूह को जो ना वो अच्छे अमाल से, खिदमत खलक से मुदय्यन करो, तो अल्लाह की रहमत हो जाती। फिर उसके बाद रूह जो कब्ज़ होती है ना, उसकी 2 शक्लें हैं। रूह जो कब्ज़ होती, एक तो वो है इंदल मौत और एक का है इंदन नौम। लफ्ज़ जो ना, इंदल मौत और इंदन नौम, जिस वक्त मौत के वक्त रूह कब्ज़ होती है तो जिस्म का बिल्कुल तल्लक खत्म हो जाता है, वापस नहीं लौटती। ठीक है। जो लोग कहते हैं चिल्ले और दज्जाली शक्ल में इस तरह वापस लाने वाले, वो जिन्नात और जादू और शैतानी हरकतें तो हो सकती है, रूह वापस नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती ही नहीं है। कोई बंदा भी कहे कि रूह और रहा तो ये मतलब कोई और मुलाकात रूप होता है, लेकिन करवाते ये हैं। नहीं, हाँ जी, रूह नहीं आ सकती। वो मुलाकातें हमारे सामने बैठे ना, अल्लाह के फजल करम से हम अच्छा। देखते हैं कैसे मुलाकातें करवाते हैं, कोई मुलाकात नहीं। सही। फिर इसी तरह जो अल्लाह के रसूल के सामने जो दरख्त बोले हैं, अल्लाह के रसूल के सामने खानों की, जैसा कि सुबहान अल्लाह की आवाज़ है, पत्थरों की आवाज़ है, ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रूह आई और उसके साथ मलाप हुआ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल से मेराज में भी और अल्लाह के रसूल से आसमानों में भी मुलाकातें हुई हैं। ये मौजदा है, और मौजदे के मतलब असल दलील ये याद रखें, मौजदा असल उसूल उस तरह अकीदा नहीं उस तरह बनता। मौजदा एक ऐसी चीज होती है कि जो अक्ल के मजाल और मैदान से बाला चीज होती। जहां अक्ल का मैदान खत्म होता है वहां गैब का मैदान, मौजदे का मैदान शुरू होता है। आप अल्फाज का मुरक्कब बड़ा अच्छा बताते हैं। ये मौजज़े का, ये किन अल्फाज के साथ बना है और क्या इसका मतलब, मानी क्या हम इसका ले सकते हैं? मौजदा होता है मफ़हूम आजिज क्या? करने वाली, अच्छा, आजिज करने वाली का मतलब यह है कि बंदा
उठ ना सके उस चैलेंज के सामने। मसलन छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है, पानी का काम डुबोना है, पानी कभी सही। डुबोता नहीं है, आग कभी जलाती नहीं है, छुरी कभी काटती नहीं है, और एक ही वक्त में दूसरे को लिए जला भी रही, तबाह भी कर रही। ये मुमकिन ही नहीं है। ये रजब का महीना जा रहा है जी। तो रजब के महीने में मेराज इस तरह मुमकिन ही नहीं। गधे घोड़े के दौर में इतना लंबा सफर। आप देखें मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस, और ये सफर भी महीनों का है, और उधर पूरी मुलाकातें हैं। उसके बाद पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और एक आसमान के अगर चादर की मोटाई और उसके सफर का अंदाजा लगाया जाए, जमीन से आसमान तक 700 और एक हदीस में 500 जो ना वो सालों का सफर एक घोड़ा अरबी नस्ल या तेज तरीन उड़ने वाला परिंदा दौड़े या उड़े तो पहले आसमान तक पहुंचता है। पहले आसमान की चादर, फिर दूसरा आसमान, दूसरे सुभान आसमान की अल्लाह। चादर, फिर अर्श के बाद अल्लाह की कुर्सी, उसके बाद अल्लाह कहाँ है वल्लाहु आलम। अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा। अब वहां तक मेराज कराई गई, वहां रूहों से मुलाकातें भी, लेकिन वो रूहें जो इल्लियीन वाली हैं, जो बद रूह है, उसके लिए आसमान का कोई दरवाजा नहीं खोला जाता। सही। उसको ऊपर एक दफा लेके जाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको फिर वहां ही फेंक दिया जाता है सिज्जीन में। और यहां से एक इस्तदलाल भी किया है इल्म ने कि रूह जब ऊपर जाती है तो गोया के जन्नत ऊपर वाली चीज है और ऊपर है, और जहन्नम नीचे है, और नीचे जैसे असफाला साफिलीन वाली बात है जी। वो नीचे गंदले तो गलों में। सजीन इनकी कोई मतलब जहन्नुम किस तरह की कोई चीज? जहन्नम जिस वक्त देखें, पता है क्या, रूह आसमानों में जाती है ना तो प्रोटोकॉल लगता है। सही। प्रोटोकॉल पहले तो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अलैकुम तिबतुम, सलामुन अल मुर्स, ये लफ्ज बोले जाते पूरे प्रोटोकॉल के साथ। पहले आसमान में, दूसरे आसमान में, उसको सारे आसमान के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल और ठीक है। उसके बाद वो मोहतर भी वापस फिर लौटती है, लेकिन वो बरज़ख चलेगी। अब जो कहा गया ना कि शहीदों की रूह जिंदा है, औलिया की रूह जिंदा है, और मकबरों में, मज़ारों में रूह आती है। आप यकीन करें, मुर्दे की आम की बात नहीं करते, शहीद की बात करते हैं। एक शहीद ने ख्वाहिश की थी, कुरान करीम ने उसको जिक्र किया है, एक शहीद ने ख्वाहिश की थी कि काश कि मैं दोबारा जाऊं और मैं अपने लोगों को बताऊं कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ने क्या बताया बात है, क्या तो अल्लाह ने कहा इजाजत नहीं है कि तू इस वक्त आलम बरज़ख में, आलम दुनिया में नहीं जा सकता। सही, हाँ, सही। तेरी इस ख्वाहिश को कुरान बना के लोगों तक पहुंचा दूंगा कि रूह नहीं आती, अल्लाह उसकी खबर को सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत शुक्रिया सुभान अल्लाह, आपका बहुत नाज़रीन। इसके शुक्रिया। साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।